और अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा था। कितनी अच्छी फसल तैयार हो गई है, इसे अब हम कल काट लेंगे। आपकी मेहनत रंग लाई, अब मुनिया के सारे सपने पूरे होंगे। अरे मुनिया की माँ, क्यों री, तू भी तो घर की रानी है। इस बार नई साड़ी दिलवाऊंगा तुझे। हाँ चलो हटो, बड़े वो हो, जल्दी सोना है, सुबह सुबह ही कतई शुरू कर देंगे। दोनों चैन की नींद सो जाते हैं कि बीच रात में शोर मचने लगता है। अरे अरे हम सब बर्बाद हो गए भैया। अरे रमेश भैया, अरे जल्दी बाहर आओ। अरे देखो क्या जुल्म हो गया। हम सबकी खड़ी तैयार फसलों में आग लग गई भैया। रमेश का पड़ोसी सुरेश भी बाहर आता है और फिर वापस जाकर सो जाता है। अरे सुरेश को लगता है अपनी फसलों की जरा भी फिक्र नहीं है। फिर इस बार सुरेश ने खेती कहाँ जोते हैं मुखिया जी, जो उसे फिक्र होगी। है क्या कहा, खेत नहीं जोते? फिर इतना पैसा कहाँ से लेके आता है ये? अरे वो तो बड़ा चावल का व्यापारी बन गया है, विलायती चावल बेचता है, और वो भी कौड़ियों के दाम। उसे छोड़ो, अब ये सोच रहा हूं मैं कि अब मेरा क्या होगा। मेरे तो सारे सपने टूट गए। मुनिया की माँ, मुझे माफ कर देना, इस बार भी मैं तुम्हारी साड़ी ना ला पाऊंगा। और रोने लगता है। अगले दिन जले खेत के आगे रमेश अपनी पत्नी के साथ बैठा दुखी मन से बातें कर रहा है। हरी भाग्यवान, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन भाग्य ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। खेत में फसल खराब हो ही जाती है। याद नहीं, पिछली बार मवेशी बीमार पड़ गए, उससे पहले बाढ़ आ गई, और कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। दिल छोटा मत करिए जी, जैसी प्रभु की मर्जी, जैसे सब जिएंगे हम भी जी लेंगे, उदास मत हो। अब तो हमारे पास वही एक छोटा सा तालाब बचा है। इस बार बरसात भी नहीं होती दिख रही। समझ में नहीं आता कि क्या होगा। भगवान, पूरे गांव में मातम हो रहा है। हिम्मत मत हारो रमेश, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, बस ईमानदारी से लगे रहो। कब मिलेगा ये फल? मेरे हाथ तो सिर्फ सूखा और नुकसान ही आता है। बच्चों के दुख अब देखे नहीं जाते। आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, सब ठीक रहेगा। गांव में सूखा पड़ जाता है और सभी लोग इकट्ठा होते हैं। गांव वालों, देखो, हम सब एक हैं। मुखिया जी, थोड़ा थोड़ा पानी हम सब इस्तेमाल कर लेंगे। सब बहुत खुश होते हैं। तभी सुरेश आता है। अरे रमेश रहा पागल का पागल है। अरे यही समय है, अच्छा पैसा कमा सकता है। हाँ, अरे सबसे पानी के मुंह मांगे पैसे ले, मुंह मांगे। नहीं नहीं सुरेश भाई, खेत सबके जल चुके हैं, पीने को भी पानी नहीं है। मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। समय बीतता है और वो देखता है कि उसके पड़ोसी किसान सुरेश के घर एक से बढ़कर एक शहरी आराम की चीजें आती हैं। न जाने सुरेश के घर इतना सामान आता कैसे है। हाँ जी, वो तो खेत पर कभी जाता भी नहीं दिखता। बच्चे कह रहे थे उसने घर में लाइट भी लगवा ली है। हाँ माँ, उनके घर तो टीवी और ठंडे पानी वाला फ्रिज भी है। बाबूजी तो पंखा भी नहीं लगवाते, पर सुरेश काका के घर पर एसी है, पूरा घर ठंडा रहता है। अरे भला ऐसी कौन सी जादू की छड़ी मिल गई सुरेश को? पूछता हूँ, अगर मुझे भी कुछ ऐसा मिल जाए तो बात बन जाए, पर मैं तो हूँ ही बदकिस्मत। क्यों कोसते रहते हो खुद को? बिना मेहनत के पैसे बेईमानी से आता है, समझे? बापू, आप ही मेरे लिए टीवी ले आइए ना। हाँ मेरी राजकुमारी, जरूर लाऊंगा। रमेश सोचता है, कोई बात तो है, सुरेश के हाथ कौन सी जादू की छड़ी लग गई।
वो जानता है कि पूरे गांव में केवल सुरेश ही चैन से है। वो सुरेश से मिलने जाता है। अरे रमेश भाई, बाहर क्यों खड़े हो? अरे अंदर आओ ना, ठंडा शरबत पिलवाता हूँ मित्र। अरे इतनी उदासी क्यों? क्या हुआ बताओ मुझे। सुरेश भाई, क्या बताऊं, जीवन से हार सा गया हूं। मैं बहुत परेशान हूं भाई। खेती में हमेशा नुकसान ही होता है। अब सोच रहा हूं कि कुछ और काम करूं। हाँ भाई, कुछ दिन पहले मेरा भी यही हाल था। अगर खेती में घाटा हो रहा है तो कोई और काम भी आजमाओ भाई। और हाँ, अगर चाहो तो मेरी तरह तुम भी अमीर बन सकते हो। हाँ। कैसे? अरे एक तरीका है, लेकिन तुम्हें जो है ना थोड़ा सा, समझ रहे हो, चालाक बनना पड़ेगा। हाँ, मेरा एक शहरी दोस्त है जिसने चीन से डुप्लीकेट चावल और बंद गोभी बनाना सीखे। बिना खर्चे के बढ़िया मुनाफा होता है। हाँ, मैंने भी इस डुप्लीकेट गोभी और चावल का व्यापार शुरू किया है। इससे मैंने बहुत पैसे कमाए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये तरीका सिखा सकता हूँ। हाँ। डुप्लीकेट? ये कैसे हो सकता है? देखो रमेश, नकली चावल बनाना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। हाँ, अरे ये बस थोड़ी चालाकी की बात है बस। लेकिन ये किया कैसे जाता है? अरे कुछ नहीं। पहले प्लास्टिक लो और थोड़ा सा स्टार्च ले लो। फिर प्लास्टिक और स्टार्च को एक साथ पिघलाना होता है बस। फिर इसे चावल के दाने के आकार में ढालकर ठंडा कर लेते हैं। ऊपर से हल्की खुशबू और सफेद रंग मिलाने से ये बिल्कुल असली चावल जैसे दिखते हैं। इन्हें असली चावल में मिला देने से, बता रहा हूँ, कोई पहचान भी नहीं सकता, कोई नहीं। लेकिन ये तो लोगों की सेहत के लिए खतरनाक होगा ना? अरे भाई, खतरनाक? भारत में परवाह किसे है? किसे परवाह है? कुछ परवाह स्वास्थ्य की? अरे लोग स्वाद से खाते हैं और हमें पैसे मिलते हैं भैया। इसी से तो मैंने अपनी दौलत बनाई है। नहीं भाई, ये तो बेईमानी हुई। मैं ऐसा नहीं कर सकता। बेईमानी? अरे ये जमाना समझदारी का है। जो चालाकी से काम करता है ना, वही सफल होता है। हाँ भाई। रमेश ये सब सुनकर सोच में पड़ जाता है, लेकिन अंततः वो गलत रास्ते पर जाने से इनकार कर देता है। रमेश की बेटी बहुत बीमार पड़ जाती है। डॉक्टर कहता है कि तुरंत इलाज की जरूरत है, लेकिन रमेश के पास पैसे नहीं है। उसकी पत्नी रो रही है। रमेश, हमारी बेटी की जान खतरे में है, कुछ इंतजाम करो। मैं क्या करूं? मेरे पास पैसे नहीं है। अगर कहो तो मैं सुरेश का रास्ता अपना लेता हूं, लेकिन फिर मैं खुद को कभी भी अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। ये क्या कह रहे हो? ऐसा क्यों सुरेश भाई? वो लोगों की जान से खेलकर अपने लिए खुशी खरीद रहा है। मुनिया की माँ, तुम्हें पता है वो नकली चावल बेचता है। नकली चावल? भला नकली चावल कैसे होंगे? वो बता रहा था कि प्लास्टिक और स्टार्च को एक साथ पिघलाना होता है, फिर इसे चावल के दाने के आकार में ढाल देते हैं और फिर ठंडा कर लेते हैं। ऊपर से फिर हल्की खुशबू और सफेद रंग मिलाने से ये बिल्कुल असली चावल के जैसे दिखते हैं। इन्हें असली चावल में मिला देने से वो कह रहा था कि कोई पहचान ही नहीं सकता। हे राम, घोर कलयुग है जी। ये तो सरेआम हत्या जैसा है। नहीं, ये हमसे कभी ना होगा। चाहे मुनिया हमें छोड़कर चली जाए, पर ये पाप कभी ना करेंगे मुनिया के बापू। तभी सुरेश फिर से आता है और रमेश को समझाने की कोशिश करता है। अरे देखो रमेश, अरे बता रहा हूँ, अब भी वक्त है। खुद को भगवान मत समझो, समझे? मेरे बचपन के दोस्त हो तुम। हाँ, साथ में स्कूल गए हैं हम। मुनिया बेटी की तकलीफ देखी नहीं जाती। अगर तुम मेरी तरह बन जाओ तो तुम्हारे पास भी, बता रहा हूँ भाई, पैसा ही पैसा होगा भाई, पैसा ही पैसा। तुम्हारी बेटी को इलाज मिल जाएगा। अरे सोचो, और तुम्हारा परिवार भूखों भी नहीं मरेगा।
बाकी गांव वालों की तरह, समझे? नहीं नहीं भाई, अपनी बेटी को जीवन देने के लिए मैं गांव वालों के साथ धोखा नहीं कर सकता। मेरी आत्मा मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी यार। रमेश का परिवार भूखा रहता है, लेकिन वो अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ता। रमेश अपनी बेटी को नीम का काढ़ा पिलाता है और अपने खेत की शुद्ध सब्जियां खिलाता है। धीरे धीरे उसकी बेटी स्वस्थ हो जाती है। देखो रमेश, भगवान ने हमारी मेहनत और सच्चाई का फल दिया है। हमारी बेटी अब ठीक है। हाँ, सच्चाई और परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाते। सुरेश के लालच का अंत नहीं था। वो नकली चावल और सब्जियां पूरे गांव में बेचता रहा। उसके लालच ने उसे और भी क्रूर बना दिया। उसने गांव वालों से भारी ब्याज पर पैसे उधार देना शुरू कर दिया और जब वे चुका नहीं पाते तो उनकी जमीन वो हड़प लेता। एक दिन गांव का एक गरीब किसान हरीराम उसकी दुकान पर मदद मांगने आया। हाँ, सुरेश बाबू, मेरे बच्चे भूखे हैं, थोड़े चावल उधार दे दो सुरेश बाबू, मैं अगली फसल पर चुका दूंगा आपको। हैं? उधार? तेरे जैसे कंगालों के लिए मेरी दुकान नहीं है रे। हाँ, अगर अपनी जमीन गिरवी रखने को तैयार हो तो कुछ बात बन सकती है। हाँ। हरीराम मजबूरी में अपनी पुश्तैनी जमीन के कागजात सुरेश को दे देता है। कुछ ही महीनों में सुरेश ने गांव के कई किसानों की जमीनें हड़प ली। एक दिन उसकी ही बेटी एक प्रसिद्ध होटल में खाना खाती है, जहां सुरेश के नकली चावल का इस्तेमाल किया गया था। पापा, ये चावल कुछ अजीब लग रहे हैं, लेकिन स्वाद ठीक है। थोड़ी देर बाद वो दर्द से चीखने लगी। उसके शरीर में अकड़न आ गई। पापा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आओ, आओ, पापा, बहुत दर्द हो रहा है, पापा। और वो जमीन पर गिर पड़ी। डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि उसके शरीर में जहर फैल गया है, जिससे वो आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो गई है। देखिए, ये नकली चावलों के कारण हुआ है, जो प्लास्टिक और हानिकारक केमिकल से बने होते हैं। अगर तुरंत इलाज नहीं किया गया तो ये स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। उसी समय गांव के कई और लोग बीमार पड़ने लगे। गांव में हाहाकार मच गया। पुलिस को बुलाया जाता है और जांच शुरू होती है। पुलिस जांच में खुलासा होता है कि नकली चावल और नकली सब्जियां सुरेश के गोदाम से सप्लाई की जा रही थी। गांव वाले गुस्से में भर जाते हैं। अरे सुरेश, अरे तूने हमें जहर खिलाया, जहर। अरे रुक, तुझे इसकी सजा मिलेगी। मुझसे गलती हो गई। अरे मुझे माफ कर दो भाइयों, माफ कर दो। अरे ये कोई गलती नहीं है सुरेश, ये पाप है, पाप। तुमने अन्न के नाम से खिलवाड़ किया है, खिलवाड़, और सभी गांव वालों के जीवन से भी। इसका दंड तो तुम्हें मिलेगा। मुखिया जी, आप कुछ करिए, मुझे माफ कर दीजिए। पुलिस सुरेश को गिरफ्तार कर लेती है। गांव वाले उसके मुंह पर कालिख पोतते हैं और उसे गधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाते हैं। सुरेश, देखा तूने, तेरी बेईमानी ने तेरी ही बेटी को सजा दी है, और अब चल, तुझे जेल में अब सजा भी काटनी होगी। इंस्पेक्टर साहब, इतना जलील तो कर दिया है, अब भी बोल रहा हूँ मुझे छोड़ दो। माला माल कर दूंगा तुम्हें, माला माल बता रहा हूँ। अरे कितना गिरेगा सुरेश? इतने लोगों के जीवन से खिलवाड़ करके भी मन नहीं भरा है? चल, अब तुझे असली पुलिसगिरी दिखाएंगे थाने में, चल। गांव वाले तालियां बजाते हैं और सुरेश को हथकड़ियों में जेल ले जाया जाता है। कुछ दिनों बाद रमेश खेत में बैठा रो रहा होता है। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है। बेटा, क्यों रो रहे हो? बाबा, मेरी किस्मत ही खराब है। कुछ भी कर लूं, कुछ भी नहीं होता।
मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटा। तुम इस सूखे तालाब की मिट्टी अपने खेत में डालो और मेहनत करते रहो। दूसरी ओर रमेश और उसका परिवार मेहनत से खेतों में काम कर रहे थे। रमेश ने अपने सूखे तालाब से उपजाऊ मिट्टी निकालकर उसे अपने खेत में डालने का फैसला किया ताकि उसकी फसल अच्छी हो। एक दिन जब वो मिट्टी निकाल रहे थे तो वो थककर वहीं सो जाते हैं। सुबह जब वो जागते हैं तो देखते हैं कि दो नाग एक मिट्टी के ढेर के ऊपर कुंडली मार कर बैठे हैं। रमेश डर जाता है। हे भगवान, ये नाग देवता यहाँ कैसे आ गए? हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इसने काटा नहीं। हो ना हो नाग देवता का यूं अचानक से कुंडली मार कर बैठना कोई तो संकेत है। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि ये कोई संकेत हो सकता है। वो और गहराई से खुदाई करने लगता है। कुछ देर बाद उसका फावड़ा एक धातु की चीज से टकराता है। वो जल्दी से मिट्टी हटाता है और देखता है कि वहाँ एक विशाल शिवलिंग और एक सोने का खजाना दबा हुआ है। हाँ, भगवान शंकर की कृपा, जय भोलेनाथ। ये है हमारी वर्षों की सत्यनिष्ठा और परिश्रम का इनाम। गांव वाले ये खबर सुनकर वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। रमेश निश्चय करता है कि इस स्थान पर एक भव्य शिवालय बनाएगा। मैंने कहा था ना, ईमानदारी और मेहनत का फल देर से ही सही पर अवश्य मिलता है। बेईमानी का अंत हमेशा बुरा ही होता है। ये परिश्रम और सत्यनिष्ठा का फल है जो मैंने धैर्य के साथ प्राप्त किया। बेईमानी का धन टिकता नहीं, लेकिन सच्ची मेहनत का फल अवश्य मिलता है। जय भोलेनाथ। रमेश अपने खजाने का उपयोग एक सुंदर मंदिर बनाने में करता है। वो अपने खेतों को और अधिक उपजाऊ बनाता है और गांव में नए कुएं और तालाब खुदवाता है। धीरे धीरे वो गांव का सबसे अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाता है। अरे रमेश की ईमानदारी ने उसे भगवान का आशीर्वाद दिलाया भैया। अब देखना हमारा गांव और ज्यादा समृद्ध होगा। हाँ। सुरेश जेल में अपनी करतूतों पर पछता रहा था, जबकि रमेश की ईमानदारी और मेहनत ने उसे गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बना दिया। वो अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन